Okay, friends. So we are going to discuss today a new topic. Today we'll discuss exempt transfers and exempt कैपिटल गेन्स. ओके, तो हम दो टॉपिक देखने वाले हैं. वो क्या क्या, एक तो देखेंगे ट्रांसफर्स, दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट डीम्ड एज ट्रांसफर. हमने देखा था कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता है वो किसका लगता है, किस चीज पे लगता है. एनी इफ a person transfers any capital asset during the previous year, then it is chargeable under the head capital gain. We discussed under section 45(1). तो 45(1) जो चार्जिंग सेक्शन था वो क्या कहता था, वो चार्जिंग सेक्शन दो बातें कहता था. देखा था ना आपने, वो दो बातें क्या कहता था. वो दो बातें कहता था कि क्या होना चाहिए. जो चार्जिंग सेक्शन हमारा सेक्शन 45(1) था, वो सेक्शन 45(1) क्या कहता था, दो इंपॉर्टेंट बातें कहता था. एक तो क्या कहता था कि कैपिटल एसेट होना चाहिए. कैपिटल एसेट, हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन डिटेल में देखी. दूसरा क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए. ट्रांसफर इज टैक्सेबल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल. क्लियर. तो हमने देखा था ट्रांसफर भी सेक्शन 247 में, 247 में हमने ट्रांसफर देखा था, और सेक्शन 214 में हमने डेफिनेशन देखा था कैपिटल एसेट का. क्लियर. तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, देयर आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट डीम्ड एज ट्रांसफर, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं. तो अगर ट्रांसफर ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं लगेगा ना. ये बात समझ में आती है सभी को. Yes, sir. If any transaction is not a transfer, then obviously it will not be taxable. तो टैक्स नहीं लगेगा. तो हम ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं जिन्हें सेक्शन 47 कहता है कि वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे. तो ये कौन कहता है, कौन सा सेक्शन कहता है, ये सेक्शन 47 कहता है. ठीक है. तो सेक्शन 47 कहता है कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे. क्लियर. देखो सेक्शन 247 में डेफिनेशन है ट्रांसफर की, सेक्शन 247 में. यस सर निशांत को अलाउ कर लीजिए, वो वेटिंग में है. ओके ओके ओके, करते हैं. चलो I've allowed him, he is now in. ओके. तो देखते हैं. तो सेक्शन 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन है, और ट्रांसफर की डेफिनेशन के सेक्शन में 247 में, और जो ट्रांसफर नहीं है कुछ ट्रांजैक्शंस वो कहाँ है, सेक्शन 47, सेक्शन 47. क्लियर. तो दोनों ऐसे याद भी हो जाएंगे आपको. तो देखते हैं, बहुत सारे और भी ट्रांजैक्शन है, कई सारे ट्रांजैक्शन है. उनमें से जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, जो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लिस्ट आउट एनी 10 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो आप ये ट्रांजैक्शंस को लिख सकते हैं. क्लियर. तो देखते हैं वो कौन से ट्रांजैक्शन है. फर्स्ट, if any asset which is distributed by the Hindu undivided family. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, उसमें मेंबर्स हैं. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, पार्शियल या टोटल पार्टीशन होता है. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पार्शियल या टोटल क्या होता है, पार्टीशन, पार्टीशन होता है. तो अगर पार्टीशन होता है तो वो पार्टीशन में अगर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, किसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. तो अगर एसेट्स मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो ऐसे एसेट्स को, जो ट्रांसफर तो है एसेट का क्योंकि ओनरशिप चेंज हो रही है. पहले वो एसेट के ओनर कौन थे, एचयूएफ थे. अब एसेट के ओनर कौन हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे. समझ गए ना. तो जैसे ये एक एचयूएफ है, इस एचयूएफ में बहुत सारे मेंबर्स हैं, और एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, ये इसमें मेंबर्स हैं अलग अलग, है ना, ऐसे करके. तो ये जो मेंबर हैं इन सबको क्या हुआ कि एसेट ट्रांसफर हो गई. तो एसेट अगर ट्रांसफर हो गई इन मेंबर्स को, तो ये एसेट क्या होगी, बहुत सारे मेंबर्स हैं. तो एसेट ट्रांसफर तो हुई ना, ये बात तो सभी को समझ में आती है. तो ट्रांसफर हुई एसेट, लेकिन ये जो ट्रांसफर है इसे सेक्शन 47 ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो मेंबर थे एचयूएफ थे, उसमें जो मेंबर्स थे उन्हीं मेंबर्स को तो एसेट्स मिली. पहले भी वही ओनर थे, बाद में भी वही ओनर हो गए, केवल इतना डिफरेंस हो गया, पहले कलेक्टिव
असेट थी, अब वो असेट क्या हो गई, अब वो असेट कलेक्टिव ना होकर इंडिविजुअल हाथों में आ गई, तो इसे क्या माना जाएगा, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पहली बात क्लियर है? सेकंड देखते हैं, कोई भी पर्सन, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ये एक पर्सन है मान लेते हैं इंडिविजुअल, और वो ट्रांसफर करते हैं किसी एसेट को अंडर गिफ्ट, उन्होंने क्या किया, गिफ्ट किया या विल किया, जब डेथ होती है ना किसी पर्सन की, बिफोर डेथ वो एक विल करते हैं, वसीयत, तो वसीयत की, या उन्होंने इररिवोकेबल ट्रस्ट बनाया, ऐसा ट्रस्ट बनाया जो इररिवोकेबल है, उन्होंने कहा कि ये जो है रिवोकेशन मतलब खंडन करना, इररिवोकेबल मतलब अखंडनीय, तो जिस ट्रस्ट का खंडन नहीं हो सकता, एक बार बना दिया तो बना दिया। अगर हमने कोई एसेट है अपनी, जैसे हमारे पास बिल्डिंग थी, बंगला था, वो बिल्डिंग हमने किसी ट्रस्ट को क्रिएट करके उस ट्रस्ट को नाम ट्रांसफर कर दी, और इररिवोकेबल है, एक बार कर दी तो कर दी, अब हम उसे ट्रस्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो ऐसा किया अगर किसी पर्सन ने, गिफ्ट में कोई एसेट ट्रांसफर की, या विल में की, या इररिवोकेबल ट्रस्ट में की, तो उसे भी क्या माना जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल गेन में। ट्रांसफर से हटाने का पर्पस क्या है, ट्रांसफर की डेफिनेशन से हटाने का पर्पस क्या है, कि ऐसी एसेट पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? यस। दूसरा, थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, एक कंपनी है ना, तो एक कंपनी है, अब वो जो कंपनी है, तो उस कंपनी का क्या हुआ, एमएलगमेशन, ये जो कंपनी है, कंपनी का एमएलगमेशन, ठीक है, एक कंपनी का एमएलगमेशन, ये कंपनी है और एक कंपनी का, यानी ये एमएलगमेटिंग कंपनी है, और ये जो कंपनी है ये दूसरी कंपनी है, ये एमएलगमेटेड कंपनी है, ठीक है, ये एमएलगमेशन हो रहा है, और एमएलगमेशन में कुछ कैपिटल असेट्स हैं, उन कैपिटल असेट्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कंडीशन ये है, ये जो एमएलगमेटेड कंपनी है ये इंडियन होनी चाहिए, जिसमें असेट ट्रांसफर हो रही है ना, जिसे असेट मिल रही है, वो कंपनी कैसी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो अगर ये कंपनी इंडियन है, तो ये जितनी भी असेट्स का, चाहे ये कितनी भी हो, मान लेते हैं सपोज 100 करोड़ रुपीस की असेट्स का ट्रांसफर हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, एक जो कंपनी थी, मान लो ये एक्स कंपनी थी, ये एक्स कंपनी का क्या हुआ, वाई कंपनी में एमएलगमेशन हो गया, तो एक्स कंपनी खत्म हो गई, वाई कंपनी में सारी असेट्स ट्रांसफर हो गई थ्रू एमएलगमेशन, तो क्या माना जाएगा, तो ये जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर को ट्रांसफर अंडर सेक्शन 14 नहीं माना जाएगा, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर, और ट्रांसफर नहीं है तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो एमएलगमेटेड कंपनी है ये क्या होनी चाहिए, ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज आल्सो क्लियर। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन है। तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच में, होल्डिंग और सब्सिडरी में होना क्या चाहिए, 100% होल्डिंग सब्सिडरी होनी चाहिए। यानी होल्डिंग क्या होती है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लेती है तो वो क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी बन जाती है, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। तो अगर एक कंपनी है, उसने, जैसे देखते हैं यहाँ पे ए कंपनी है, ए कंपनी ने क्या किया, बी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स, मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो अगर 50% से ज़्यादा क्या एक्वायर किए, शेयर्स, और भी कई तरीके होते हैं होल्डिंग बनने के, लेकिन हम यहाँ शेयर्स की बात कर रहे हैं, शेयर्स एक्वायर किए, तो ए कंपनी को क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और बी कंपनी को क्या कहेंगे, बी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। क्लियर? तो ए कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी, और बी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? लेकिन यहाँ जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन कब है कि ये क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, 50 से नहीं, केवल 50% काम नहीं करेगा, क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 50 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मोर देन 50, तो 50 से ज्यादा कितना, तो 50 से ज्यादा बिल्कुल 100% शेयर्स। अगर 100% शेयर्स ए के पास है बी के, तो वो होल्डिंग कंपनी होगी, इसे बोलते हैं 100% होल्डिंग। तो अगर होल्डिंग कंपनी है और इसने ट्रांसफर की कोई एसेट, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर की, या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर की, कंडीशन ये है कि जिसके पास एसेट जा रही है ना, जिसके पास एसेट्स जा रही हैं वो इंडियन होनी चाहिए, चाहे वो सब्सी हो या होल्डिंग हो, वो कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। फॉरेन, यस, 100% ट्रांसफर है सर ये, 100% ट्रांसफर नहीं, 100% शेयर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन होता है ना, अगर 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले कोई कंपनी, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। जैसे इफ ए कंपनी एक्वायर्स
more than 50% shares of B company, then A will be called as holding company and B will be called as subsidiary company. क्लियर? तो यहां जो एग्जेम्पशन दिया है वो एग्जेम्पशन किसे दिया है? एग्जेम्पशन दिया है कि होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप कितने परसेंट शेयर से होना चाहिए? 100%। यानी जो 100% है वो क्या है? शेयर्स। कितने शेयर्स होने चाहिए? 100%। यहाँ पे भी शेयर्स कितने होने चाहिए? 100%। यानी जो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है वो 100% शेयर्स एक्वायर करने से होना चाहिए। क्योंकि आप समझ लो, अगर 100% शेयर, ये एक सब्सिडी कंपनी है, इसके 100% शेयर इसी कंपनी के पास है, तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उन्हीं के पास तो इनडायरेक्टली सारे शेयर्स है ना, तो इन दोनों के शेयर होल्डर्स तो एक ही है। तो अगर एक ही शेयर होल्डर है, फिर अगर कोई एसेट ट्रांसफर हो रही है तो वो एक ही पर्सन, सेम पर्सन के पास ही है, केवल कंपनी का नाम चेंज हो रहा है। अल्टीमेट जो ओनरशिप है वो तो सेम पर्सन के पास ही है, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है। समझ गए? तो फिर सेक्शन 47 कहता है ऐसे ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो भी, क्योंकि जो अल्टीमेट ओनर्स हैं दे आर सेम, दोनों कंपनीज में उन्हीं शेयर्स का ओनरशिप है। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार फिर से समझ लो, जैसे मान लेते हैं 5 लोग हैं, इन 5 लोगों के पास मिलके एक कंपनी के 100% शेयर्स हैं, इनके पास शेयर्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इन्हीं लोग, इसी होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी के 100% शेयर परचेज कर लिए। तो इसमें कोई 100% शेयर का मतलब है इसमें कोई आउटसाइडर तो है नहीं, आउटसाइडर नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स एक कंपनी के पास है। और एक कंपनी के शेयर किसके पास है? इन 5 लोगों के पास है। इसका मतलब इनडायरेक्टली इन 5 लोगों के पास ए कंपनी की भी ओनरशिप है, इन्हीं 5 लोगों के पास बी कंपनी की भी ओनरशिप है। तो ओनर्स तो सेम है ना, तो ओनर्स अगर सेम है तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। यस सर। 6 पॉइंट, अगर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, कई बार कंपनीज कन्वर्ट कर देती है ना। आपने कंपनी में क्या था, जैसे हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया अगर एक कंपनी की, तो उस बैलेंस शीट में क्या था, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स थे लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, और यहाँ थे प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स थे इन्हें कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके इन्हें, कई बार कंपनी ऐसा डिसाइड करती है कि इन्हें क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो कंपनी ने क्या किया, ये प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन हो गया या जिस भी रीजन से, इन्हें क्या किया, कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स थे 100 करोड़ के और ये थे 50 करोड़ के, इन्हें कन्वर्ट कर दिया तो ये 50 करोड़ के यहाँ से खत्म हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे, 100 + 50, टोटल हो जाएंगे 150 के। समझ गए? तो कन्वर्ट कर दिया कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में, तो ये जो कन्वर्ट कर दिया वो भी क्या माना जाएगा, वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पहले एक शेयर होल्डर था ना, अगर कन्वर्ट हो गए तो पहले एक शेयर होल्डर थे मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के पास पहले क्या थे, प्रेफरेंस शेयर थे, लेकिन जब कन्वर्ट हो गए तो प्रेफरेंस शेयर तो खत्म हो गए, उसके बदले में उन्हें क्या मिल गए, इक्विटी शेयर मिल गए। तो ये पहले ओनर थे प्रेफरेंस शेयर के, बाद में ओनर हो गए इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो ये ट्रांसफर हुआ ना, ट्रांसफर तो हुआ। क्लियर? लेकिन ये ट्रांसफर कैसा है, एग्जेम्प्ट है, इसके कोई भी टैक्स नहीं लगे, क्योंकि सेम कंपनी के इक्विटी शेयर कन्वर्ट करके, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट करके उसे इक्विटी शेयर मिल गए। समझ गए? यस सर। यस। फिर देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इनटू कंपनी। आपके पास क्या था, आप सोल प्रोप्राइटर थे पहले, मान लेते हैं अकेले पर्सन थे, एक सोल प्रोप्राइटर मतलब एकल व्यवसायी, अकेले बिजनेसमैन थे, अकेले बिजनेस करते थे, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, बाद में आपने क्या किया, सोल प्रोप्राइटर ने, आपने अपना जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी उसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, कंपनी में। ठीक है, यानी सारा का सारा बिजनेस, पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और वो ट्रांसफर करके आपने क्या बना ली, कंपनी बना ली। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, कंपनी बना सकते हैं ना? यस सर। बिजनेस का साइज बड़ा हो रहा है तो Yes, आपने sir. कहा कंपनी बना लेते हैं, ड्यू टू एनी रीजन आपने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज हुआ, कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन पूरी हो तो इसे भी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटर में मान लो एसेट्स थी 50 लाख रुपीस की एसेट्स थी, एसेट्स होंगी ना, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, ये सब एसेट्स होंगी सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ये जो सारी एसेट्स थी 50 लाख रुपीस की, ये एसेट्स को आपने क्या किया, इन एसेट्स को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पहले एसेट्स थी सोल प्रोप्राइटर की, बाद में एसेट किसकी हो गई, बाद में एसेट हो गई
बाद में एसेट्स किसकी हो गई, कंपनी की हो गई। तो कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो तो फिर ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? देखते हैं क्या क्या। पहली बात तो ये जो ट्रांसफर हुआ बिजनेस, उसमें सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये समझ में आता है ना, ऑल, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। आपने सेलेक्टिव नहीं कर सकते, फिर तो सेल माना जाएगा। सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी। दूसरा 50% शेयर्स मोर देन, ये जो पर्सन है सोल प्रोप्राइटर थे, तो ये कौन थे सोल प्रोप्राइटर, मान लेते हैं मिस्टर ए थे, मिस्टर ए सोल प्रोप्राइटर थे। तो ये जो मिस्टर ए जो कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे ना बाद में, तो मिस्टर ए अगर कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, तो शेयर होल्डर बनेंगे तो इन्हें शेयर्स मिलेंगे, तो इन्हें कम से कम 50% से यानी 50% शेयर मिलने चाहिए, मोर देन 50। कम से कम इन्हें शेयर्स कितने मिलने चाहिए, 51%, यानी 50% से ज्यादा, मोर देन 50% शेयर्स इनके होने चाहिए कंपनी में। बाकी 49% के लिए और भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन इनका जो होल्डिंग होनी चाहिए कंपनी में वो कितनी होनी चाहिए, 51%। समझ गए ये बात? बोलो यस। और ये जो शेयर्स है, ये जो शेयर्स हैं वो शेयर्स कितने समय तक, ये शेयर्स को ये 5 सालों तक, है ना, इन शेयर्स को 5 सालों तक ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। इनका जो लॉक इन पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 5 इयर्स, 5 साल तक ये शेयर्स जो हैं मिस्टर ए ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर? और इन्हें जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए, मान लो इन्होंने अपने शेयर्स के बदले, इन्हें जो ओनरशिप जो थी इनकी सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसके बदले में शेयर्स मिले, तो केवल जो कंसिडरेशन है वो शेयर्स में मिलना चाहिए, कोई और कैश वगैरह में ना मिले, लैंड बिल्डिंग वगैरह में ना मिले। केवल जो कंसिडरेशन है वो किस में मिले, वो कंसिडरेशन सारा इन्हें शेयर्स में मिले। समझ गए? ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो तो कितनी भी एसेट ट्रांसफर हुई सोल प्रोप्राइटरशिप की, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट डीम्ड एज ट्रांसफर एंड कैपिटल गेन टैक्स विल नॉट अट्रैक्ट। समझ गए? क्लियर? जैसे मान लेते हैं इनकी ये जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी ना, इसमें इनकी जो इक्विटी थी, नेट वर्थ थी, वो 50 लाख की नेट वर्थ थी। ठीक है? तो 50 लाख रुपए में इन्होंने इस सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या किया, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, कंपनी बन गई। कंपनी ने क्या किया, इन्हें जो शेयर्स दिए वो 50 लाख रुपए के शेयर्स देने चाहिए। क्लियर? कंपनी ने इशू किए तो क्या किया, शेयर्स इशू करने चाहिए। तो इन्हें पूरे के पूरे 50 लाख रुपए किसके थ्रू मिले, ओनली शेयर्स के थ्रू। तो ये तीनों कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो क्या माना जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कन्वर्ट भी हो जाए तो भी ये इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी 50 लाख रुपए पे 1 भी रुपए का टैक्स नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है 8th पॉइंट, पार्टनरशिप कंपनी कन्वर्टेड पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे कंपनी नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म, इट इज फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? तो पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो गई कंपनी में, तो पार्टनरशिप फर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी एसेट्स थी, मान लेते हैं 50 लाख की थी यहाँ भी, तो ये जो एसेट्स थी, कैपिटल एसेट्स कितने रुपए की थी, ₹50 लाख की, ये सारी एसेट्स ट्रांसफर हो गई, किसमें, कंपनी में ट्रांसफर हो गई। तो ये क्या माना जाएगा, 50 लाख रुपीस। तो ये क्या माना जाएगा, ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं, तो देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। तो पहली 3 कंडीशन वही है जो पहले थी। ध्यान से देखो, ये जो 3 कंडीशन है ये वही है, सेम वही है। एसेट्स सारी ट्रांसफर होनी चाहिए, एसेट लायबिलिटीज, 50% से ज्यादा शेयर्स पार्टनर्स को मिलने चाहिए, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, कंसिडरेशन केवल शेयर में मिलना चाहिए। ये तो वही कंडीशन है। 2 एडिशनल कंडीशन है फर्म के केस में, और वो पार्टनर से रिलेटेड है। पार्टनर्स जो होने चाहिए वो सारे के सारे पार्टनर्स कंपनी में मेंबर बनने चाहिए, कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे ना। पहले ये लोग क्या थे, पार्टनर थे, बाद में कंपनी बन गई तो शेयर होल्डर हो जाएंगे ना। बताओ यस सर। हाँ, ए बी सी, है ना, सी डी ई, ऐसे करके 5 पार्टनर थे मान लेते हैं। ठीक है? ये सी है, सी, तो 5 पार्टनर थे। अब ये जो 5 पार्टनर है ना, ये पांचों के पांचों पार्टनर यहाँ पे कंपनी में क्या बनने चाहिए, ए बी सी डी पांचों आने चाहिए। ए भी यहाँ शेयर होल्डर होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए और ई भी होना चाहिए। क्लियर है? सभी होने चाहिए। क्लियर? तो ऑल पार्टनर्स। और लास्ट 5th कंडीशन क्या है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनर्स। तो जो प्रोपोर्शन शेयर पार्टनर्स का पहले था, जैसे इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना,
मान लेते हैं 1:1:1 था, 1:1:1:1:1, ये 1 है ना, 1:1 शेयर था, यानी इक्वल पार्टनर थे। तो इनके पास यहाँ भी ये लोग कैसे होने चाहिए, इक्वल पार्टनर ही होने चाहिए, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो सेम रहना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर सब में कंडीशन सेम ही है सब में सर मोस्टली। हाँ, सेम है, ये दो एक्स्ट्रा है, ये दो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, पहली तीन तो सेम है लेकिन ये दोनों एक्स्ट्रा हैं। समझ गए ना? पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पार्टनर ट्रांसफर होने चाहिए, यानी यहाँ पे आपने देखा ABCDE थे तो ABCDE पांचों होने चाहिए। इनका जो प्रोपोर्शन है, जो पहले था प्रोपोर्शन, वही प्रोपोर्शन होना चाहिए, म्यूचुअल प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। समझ गए? यस सर। तो ऐसा ये कंडीशन पूरी हो तो ये भी पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। फिर देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट हो जाए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या हो रही है, अब उल्टा हो रहा है, पहले प्राइवेट कंपनी थी, अब वो क्या हो रही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? पहले कंपनी थी, बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यानी एक तरह से फर्म बना रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। तो कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो, शुरू की जो 5 कंडीशंस हैं वो तो सेम है। ध्यान से देखो, ये जो 5 कंडीशंस हैं वो 5 कंडीशंस तो सेम है जो ऊपर थी, है ना, सेम। अब क्या होता है, एक कंसेप्ट है, वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, यू डू नॉट नो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं तो ये समझ में आएगी बात। देखो, कंपनी जो होती है ना, कंपनी, एक कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड, और कौन सी कंपनी, खासकर डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, यानी इंडियन कंपनी जो होती है, डोमेस्टिक कंपनी जो होती है वो क्या करती है, वो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड पे इन्हें अंडर सेक्शन 115O क्या देना पड़ता है, CDT देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो इन्हें CDT देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। इसका मतलब, और इसमें ग्रॉसिंग अप होता है, वो हम जब अदर सोर्स हेड पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। तो अगर मान लो एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो रफली इन्हें 100 करोड़ रुपए 15% यानी 15 करोड़ रुपए का एक टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को बोलते हैं हम 15 करोड़, इस टैक्स को हम बोलते हैं CDT। क्लियर? 15 करोड़ रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और LLP में तो नहीं देना होता CDT, है ना, फर्म को नहीं देना होता, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी नहीं देना होता। क्लियर? तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ये सोच सकती है कि हम एक काम करते हैं, हम कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट कर लेते हैं और फर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, LLP में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, डिविडेंड देने से बच जाएंगे और बाद में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, तो वो पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। हमने देखा था, एग्जेम्पशंस पढ़े थे तो। क्लियर? तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 47 के नहीं, ये अगर आप टैक्स प्लानिंग करेंगे और ऐसे CDT को सेव करना चाहेंगे तो फिर हम ये नहीं करने देंगे, और आपको ऐसा अगर प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स को तो उस पर टैक्स लगेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या किया, 2 और एडिशनल कंडीशन ऐड की। वो कंडीशन क्या है, देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि जिस दिन कन्वर्जन हुआ ना, ये कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है, छोटी प्राइवेट कंपनीज को। तो छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन हुआ ना, ध्यान से देखो, जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन हुआ उसके पहले के 3 साल, यानी -1, -2, -3, उससे पहले के 3 सालों में किसी भी साल, किसी भी ईयर में, इन एनी ईयर, जो सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट हो, वो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 60 लाख से कम होनी चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, इन तीनों में से किसी भी 3 साल में ऐसी कंपनी की जो टोटल एसेट है वो टोटल एसेट 5 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए किसी भी ईयर में। अगर ये दोनों कंडीशन हो, देखो हमने लिख दिया है इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर, यानी इन तीनों में से किसी भी प्रीवियस ईयर में ये क्या होना चाहिए, एक तो इनका, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसका जो सेल्स है यानी टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और जो टोटल एसेट्स है वो 5 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। क्लियर? सर मतलब ये एनी 3 इयर्स मतलब मिला के भी हो सकता है? नहीं, मिला के नहीं, इंडिविजुअल, एनी, किसी में भी,
जैसे इस साल में मान लो थी 50 लाख सेल, तो कम थी 60 से, इसमें थी 55 कम थी, इसमें हो गई 65, ओ तो फिर एलिजिबल नहीं है। एक भी साल में अगर 60 से ज्यादा हो गई नहीं होनी सेल चाहिए। तो फिर ये एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन में। दूसरा टोटल असेट, किसी भी साल में अगर 50 करोड़ से ज्यादा थी टोटल असेट तो भी एलिजिबल नहीं है। मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि छोटी कंपनीज को, ऐसी कंपनी जिसकी टोटल असेट 5 करोड़ से कम हो और ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स जो हो वो 60 लाख रुपए से कम हो पिछले 3 सालों में किसी भी ईयर में, यानी छोटी कंपनी हो, उस कंपनी को ही हम ये बेनिफिट देना चाहते हैं। समझ गए? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वही प्रॉफिट डिक्लेरेशन। जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ उसके 3 साल तक +1 +2 +3, यानी उसके आने वाले 3 सालों तक नो पेमेंट टू पार्टनर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जब कन्वर्जन हुआ था उस दिन, जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनी होगी ना, उस दिन की बैलेंस शीट होगी, उस दिन की बैलेंस शीट में यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे ना, रिजर्व्स वगैरह, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे। तो ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे ट्रांसफर वाले दिन, वो प्रॉफिट में से बाद में प्रॉफिट हो तो डिस्ट्रीब्यूट करो, नो प्रॉब्लम। उस दिन जितने प्रॉफिट थे, मान लेते हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे उस दिन 100 लाख थे, तो ये जो 100 लाख प्रॉफिट है, इन प्रॉफिट में से आप आने वाले 3 साल तक किसी भी पार्टनर को पेमेंट नहीं करोगे किसी भी तरह का। क्लियर है? अगर ये वो सारी लॉक रहेगा प्रॉफिट, वो लॉक हाँ, रहेगा। वो प्रॉफिट लॉक रहेगा, मतलब आप पेमेंट नहीं करोगे उसका। ठीक है, अगर आप करते हो उन प्रॉफिट में से, उसके बाद प्रॉफिट हो आप करते हो, ठीक है, उन प्रॉफिट में से अगर पेमेंट करते हो तो फिर ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का जो आपको एग्जेम्पशन मिला वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। समझ गए? पर्पस क्या है इसका, ये 3 साल तक नहीं देने का? पर्पस वही पर्पस है कि आप जो है डिविडेंड टैक्स जो डीडीटी है ना वो बचाना तो नहीं चाहते, कन्वर्ट करने का पर्पस आपका ये तो नहीं है। आपको जैसे 100 लाख रुपए का प्रॉफिट था, अगर 100 लाख रुपए आप एज ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते तो 15 लाख का सीडीटी लग जाता ना, 15%। आप सीडीटी बचाने के लिए क्या कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर ले रहे हो और एलएलपी में कन्वर्ट करके पार्टनर्स को बांट दे रहे हो। पहले बांटते तो वो शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर थे तो 15 लाख का सीडीटी लगता। अब आप उन्हें कह रहे हो नहीं, अब तो शेयर होल्डर नहीं है ना, अब तो वो पार्टनर्स है, और पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट होता है, कोई सीडीटी नहीं लगता। तो आपका पर्पस क्या है? पर्पस आपका ये है कि आप सीडीटी बचाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट कहेगी कि कोई बात नहीं, हम आपको 3 साल तक ब्लॉक कर देते हैं, 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे। ठीक है ना? तो किसी का अगर ये प्राइमरी पर्पस होगा तो वो नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं हुआ। समझ गए? 3 साल तक अगर प्रॉफिट ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये कंडीशन इसलिए लगाई है। क्लियर है? यस सर। समझ गए? और अगर आप करते हो डिस्ट्रीब्यूट, तो जो मान लो यहाँ पे जो ट्रांसफर की असेट्स, वो असेट्स समझ लेते हैं, मान लो रफ, ये जो असेट्स आपने ट्रांसफर की, ये असेट्स मान लेते हैं कि आपकी 2 करोड़ की थी। ये जो असेट्स थी वो असेट्स 2 करोड़ की थी। क्लियर? जो असेट ट्रांसफर की, और 2 करोड़ पे ध्यान से देखो, जो असेट ट्रांसफर की वो 2 करोड़ की थी, और आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा था, रफ बात कर लेते हैं, एट द रेट ऑफ 20%, आपके ऊपर 20% की रेट से टैक्स लग रहा था। तो अगर आपके ऊपर 20% की रेट से टैक्स लगेगा 2 करोड़ पे, तो कितना हो गया? 40 लाख। बताओ ना, बताओ ना, 2 करोड़ पे 20% कितना हुआ? यस सर, 40 लाख। 40 लाख हो गया, है ना? तो आपको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया, आपको ट्रांसफर नहीं माना 2 करोड़ की असेट्स का, 40 लाख रुपए जो टैक्स लगना था वो नहीं लिया, आपको बेनिफिट हो गया 40 लाख का। क्लियर है? लेकिन अगर आपने कोई भी कंडीशन वायलेट की, वायलेशन हुआ किसी कंडीशन का, तो फिर ये जो टैक्स है वो टैक्स आपसे, आपके एग्जम्पशन खत्म कर देंगे और ये जो टैक्स है वो आपसे रियलाइज किया जाएगा। क्लियर है? और जब आपसे टैक्स रियलाइज किया जाएगा विद इंटरेस्ट। किसी के भी माइक में अगर डिस्टरबेंस है तो वो म्यूट कर लें। ठीक है? और देखते हैं, लास्ट है बॉन्ड, डिबेंचर एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। अगर किसी कंपनी में आपके पास बॉन्ड थे, या उसी कंपनी में आपके पास डिपॉजिट थे, या उस कंपनी में आपके पास डिबेंचर्स थे, तो बॉन्ड थे, डिबेंचर थे या डिपॉजिट सर्टिफिकेट थे, इन्हें आपने कन्वर्ट किया उसी कंपनी में, या तो दूसरे तरह के डिबेंचर थे। मान लो ये जो डिबेंचर थे ये 12% डिबेंचर थे, 12% डिबेंचर, और यहाँ पे आपको बाद में मिल गए 14% डिबेंचर। पहले 12% इंटरेस्ट मिलता था, बाद में 14% मिल गया, या आपको शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये अगर कन्वर्सन हुआ तो वो कन्वर्सन भी टैक्स, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम में,
हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से ट्रांसफर होते हैं कैपिटल गेन में जो ट्रांसफर नहीं माने जाते। तो ऐसे कोई भी ट्रांसफर बताओ, तो जनरली वो पूछते हैं एनी। तो एनी में आपके पास 10 ट्रांसफर हैं, और भी होते हैं कई, लेकिन आपके 10 ट्रांसफर हमने डिस्कस किए हैं, तो आप ये 10 ट्रांसफर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट बहुत वाइड यूनिट है, पांचों हेड कवर करती है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करती है, क्लबिंग ऑफ इनकम करती है। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स व्हिच हैव बीन कवर्ड इन द सेकंड यूनिट। क्लियर? तो इसका मतलब जो सिलेबस डिजाइनर है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक वर्किंग नॉलेज हो, आपको पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में मालूम हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज हो, क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। कैपिटल गेन भी बहुत बड़ा है, बिजनेस हेड बहुत बड़ा है। किसी भी बुक में अगर बिजनेस हेड है तो अराउंड 200-250 पेजेस का एक चैप्टर होता है। कैपिटल गेन भी 90-100 पेजेस का होता है। ठीक है, तो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है, फिर ये हमारा हेड कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज एक्सेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो 54 में कुछ कैपिटल गेन ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट होते हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड, आपकी कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी है। आप किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं कि वो कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं कैपिटल गेन में, तो हम ये देखेंगे। ये हमने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, सेक्शन 44, 44B, 44D, 44EC। तो ऐसे इन सेक्शंस में कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिन पे कैपिटल गेन टैक्स लगता ही नहीं है, जो एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई क्वेरी हो तो पूछो। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी ask. No, sir. ओके, गुड। No, क्लियर sir. है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. नेक्स्ट क्लास में टुमारो आई विल डिस्कस दिस एग्जम्पशन, और इन एग्जम्पशंस के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके Okay. Okay, Okay, sir. sir. Thank you, sir. ओके सर अभी फ्रेंड्स। सेकंड यूनिट बची है ना काफी? हाँ सेकंड हाँ, यूनिट अभी बची है सेकंड ना यूनिट तो? बची है, अभी और भी टॉपिक है। Second- अभी हमें 5 लेक्चर्स और चाहिए होंगे। सेकंड यूनिट इज द लार्जेस्ट यूनिट, है ना, वो बहुत बड़ी है, और फोर्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट कंपैरेटिवली छोटी है। सबसे बड़ी सेकंड यूनिट है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अभी 4-5 लेक्चर्स और लगेंगे। क्वेश्चन होंगे सेकंड यूनिट, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे सर? हाँ होंगे, हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो साइनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर। टुडे वी Okay, sir. डिस्कस एग्जाम ट्रांसफर्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. ओके फ्रेंड्स।